नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ईगल ऑन द आर्म, जी हां, ये शब्द आपके लिए भी नया होगा और शायद पाकिस्तान के लिए भी ये नया होगा। पर भारतीय सेना अब नई ताकत के साथ आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। जनरल द्विवेदी का नया प्लान सबको हैरान करने वाला है। प्लान क्या है वो बताते हैं, पर उससे पहले जानना जरूरी है कि ईगल ऑन द आर्म क्या है। ये ईगल का मतलब चील या किसी पक्षी से नहीं, बल्कि तकनीक से। जनरल द्विवेदी का मानना है कि हर भारतीय सैनिक को ड्रोन चलाना आना चाहिए और ये बदलाव आने वाले युद्ध की नीतियों को बदल सकता है। सुनिए जनरल द्विवेदी का बयान। मैंने बोला है ईगल ऑन द आर्म, मतलब हर जवान के हाथ में ईगल होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं तो वो ईगल पक्षी नहीं, ईगल में ड्रोन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हर जवान को एक ड्रोन उड़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। आपने देखा है जो भी हमारे एकेडमीज है, बाकी जगह है, वहां पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे सिमुलेटर्स हैं। और जब मैं दिसंबर महीने में यहाँ पर आया था तो मैंने खुद कमांडेंट साहब से बातचीत करके यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग टीम को करीब 4 से 6 बड़े ड्रोन और सिमुलेटर यहाँ पे उनको प्रदान किया था। और उसके बाद कमांडेंट साहब ने उस पर काफी आगे कार्रवाई की और बहुत सारे ड्रोन्स यहाँ पे लाए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट है, इसके बारे में जानकारी हर को होनी जरूरी है। क्योंकि जब कैडेट यहां से जैसे ही लड़ाई के मैदान में जाएगा, वहां पे ड्रोन्स की ऐसी ज्यादा होगी, मतलब इतनी ज्यादा ड्रोन्स होंगे कि आप लोगों को उसको समझना, कंट्रोल करना, इसके समझने में मुश्किल आएगी अगर उनको ड्रोन का पहले से वाकफियत नहीं हो। इसलिए ड्रोन्स के बारे में हम हर कैडेट को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके लाइव ड्रोन भी हैं और सिमुलेटर्स हैं, दोनों के साथ मिलीजुली कार्रवाई होगी। तो ये था जनरल का बयान। इन सभी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी। तो सबसे पहले सर, आप मुझे और दर्शकों को इस पूरे मामले की जानकारी दे दीजिए। पुणे में 150 साल पूरे हो गए थे जो कैडेट्स होते हैं उनके कंप्लीशन के, मतलब कि 150 बैच निकल चुका है वहां से। और इस मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को बुलाया गया था और उसी वक्त इन्होंने ये कहा, ईगल ऑन द आर्म कहा कि मैंने जब ज्वाइन किया था और जब मैं थल सेनाध्यक्ष बना था जी, उसी वक्त मैंने एक शब्द कहा था, ईगल ऑन द आर्म। तो उस शब्द को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि हर भारतीय सैनिक को ड्रोन उड़ाना आना चाहिए जी, और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है जी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भाषण है। उसमें क्या है कि जितने भारत के फौजी होंगे, चाहे वो थल सेना से जुड़े हुए हों, चाहे वो नेवी से जुड़े हुए हों या एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, ड्रोन सबको उड़ाना आना चाहिए। और इतना ही नहीं, सिर्फ ड्रोन उड़ाना नहीं आना चाहिए, ड्रोन के बारे में तकनीकी नॉलेज भी होना चाहिए जी। मान लिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन आ रहा है तो भारत का सैनिक देखते ही पहचान जाए कि ये कौन सा ड्रोन है, इसको कैसे मार गिराना है और उसके लिए कौन सा हथियार यूज करना है। आप ड्रोन को मारने के लिए राफेल यूज नहीं करोगे ना जी, उसको तो इस तरह से कि कौन सा है, उसके अनुसार ये टेक्नोलॉजी, उसके अनुसार हमें अपने अस्त्र चुनने होंगे, उस हिसाब से करेंगे जी। यही है ईगल ऑन द आर्म के हर सैनिक टेक्निकली इतना दक्ष हो जाए कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जाने और ड्रोन उड़ाना जाने और ड्रोन को कैसे मार गिराना है ये जाने। इतना हर सैनिक को आना चाहिए। अब यहीं से शुरू होता है एक और कहानी शुरू होती है नए जमाने के वॉरफेयर की। अभी आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई। क्या यूक्रेन के सैनिक मॉस्को में घुसकर कब्जा कर रहे थे? नहीं, वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं और जाके वो ड्रोन गिर रहा है रशिया में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे एक भी सैनिक पाकिस्तान में नहीं गए, पाकिस्तान का एक भी सैनिक भारत में नहीं आया, फिर भी लड़ाई हुई। कैसे हुई? वो ड्रोन तकनीक से। ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, ये दो है जो नए जमाने के वारफेयर माने जा रहे हैं। जो देश की सेना इन दोनों में जितना ज्यादा एडवांस होगी, मिसाइल्स में और ड्रोन्स में, वो उतना ज्यादा सक्सेस रेट उसका बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, ऐसे कंपेयर कीजिएगा तो सैन्य क्षमता का ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता, ईरान इजराइल के सामने भी नहीं टिकता।
लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर भी ईरान को नहीं हरा पाए। इसका कारण क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स थी। वो अपने घर से मिसाइलों का एक पूरा का पूरा जत्था फायर करता था, और जो कि अरब देशों में कहीं गिरता था और फिर इजराइल में गिरता था। इस वजह से ईरान पर डिसिसिव विन जिसको बोलते हैं वो कभी नहीं कर सका अमेरिका। तो हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और वो बता रहे थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी कि हमें और कौन कौन से रास्ते अपनाने चाहिए ताकि भारत की सेना की मारक क्षमता बढ़े, हमारा डिफेंस बढ़े। जैसे एक हमारे यहां आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर तो दोनों देशों के बीच हुआ, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी सैकड़ों हजारों की संख्या में ड्रोन छोड़े जी, लेकिन क्या वो ड्रोन्स हमारे यहां आकर कुछ नुकसान पहुंचा सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली को टारगेट करके छोड़े गए, पंजाब को टारगेट करके छोड़े गए, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रोन डिफेंस सिस्टम मजबूत था, काफी पाकिस्तान का वो नहीं था। पाकिस्तान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की से लिया या चाइना से लिया, हमारे ड्रोन्स और हमारे मिसाइल्स आराम से सटीक जगह जाकर प्रहार कर रहे थे। हमने उनके 8 एयरबेस तबाह कर दिए, उनके 2 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, हमने उनके कैराना हिल्स पे जाके मिसाइल मारी। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम टेक्नोलॉजी तकनीकी रूप से पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर कंडीशन में है। हमें और बेहतर बनना है। दुनिया की कोई भी मिसाइल भारत में आके न गिर सके, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना है। और हमें ऐसे ड्रोन्स तैयार करने हैं जो कि दुनिया के का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ना सके। और इसी रास्ते अब आगे बढ़े। देखिए, किसी जमाने में यह होता था कि जिसके पास जितनी बड़ी फौज जी, वो उतना ज्यादा ताकतवर माना जाता था। उसके बाद जमाना आया कि जिसके पास जितना वेल ट्रेंड और मारक फौज वो फिर उतना सक्सेसफुल होगा। तो आज का जमाना यह है जी, कि जिस सैन्य बल का, जिस देश का जो सैन्य बल है, जो उसके फोर्सेज है, जितना टेक्निकली साउंड है, उतना ज्यादा ताकतवर वो देश होगा। और हमें नए नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे लड़ाइयों के। जैसे देखिए, एक युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। अब हमें यह सोचना है कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के पास जिसका कोई तोड़ ना हो। क्या कर सकते हैं ऐसा? जस्ट थिंक। और यही सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हर नए कैडेट्स को करना है। परंपरागत युद्ध अब नहीं होगा। अब कभी भी किसी देश की सेना दूसरे देश के सवाल ये कि तो क्या फिर जो भारत है वो भविष्य की तैयारी में जुड़ चुका है? क्या वो पीओके को वापस लेने का प्लान जो है उसमें जुड़ चुका है क्या? नहीं, पीओके से इसका मतलब नहीं है। इसका तो यह है कि सेना के आधुनिकीकरण से मतलब है। अच्छा। और आपने कहा क्या नए जमाने के युद्ध की तैयारियां कर रहा है? जी, सारे देश कर रहे हैं। सारे जो सक्षम देश हैं वो नए जमाने के युद्ध की तैयारियां ही कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट, चीन और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान से हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है चीन से। क्या हम चीन को मात देने की कंडीशन में हैं? और ये बात सोच के हमारी सारी तैयारियां चल रही है। पाकिस्तान तो टुच्चा सा देश है। उसके बार बार एक फेमस सेइंग है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस हैं वो T20 मैच की तरह। आए बॉल उधर से फेंके, मारो छक्के चौके, तुरंत फैसला हो जाना है। चीन के साथ हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं जिसमें हमारी हर क्षमता की परीक्षा हो कि हम कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, कितना धैर्य हमारे पास, और हम टेक्निकली कितने साउंड हैं। तो सारे देश कर रहे हैं। अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। हर देश अब ये चाहता है कि हमारे पास वो क्षमता हो जो बाकी किसी देश के पास ना हो। इसी सिलसिले में जो भारत है वो दुनिया का 5वां ऐसा देश है जिसके पास समग्र सुरक्षा कवच है। समग्र सुरक्षा कवच का मतलब हमारे पास इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी है जो किसी भी महादेश में जाकर टारगेट को हिट कर सकती है। दूसरी बात, हमारे यहां एक एशिया में चाइना और हम, ये 2 ही ऐसे देश हैं जो कि बाय वाटर, बाय एयर और बाय लैंड तीनों तरीकों से न्यूक्लियर मिसाइल्स दाग सकते हैं। बिल्कुल।
तो इस तरीके से हमें अपने आप को डेवलप करना होगा। वही जनरल उपेंद्र द्विवेदी बता रहे थे। जो अभी जो पुराने जमाने के लोग हैं वो सोचते होंगे कि जज्बे से जंग जीती जाती है। जज्बा तो होना चाहिए, लेकिन जंग टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। बिल्कुल। जिसके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी, जिसके पास बेहतरीन प्लानिंग, वो जीतेगा जंग। अमेरिका ईरान को ही देख लो अभी, और कोई नहीं। देखिए, ईरान और अमेरिका के युद्ध को एक केस स्टडी की तरह हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। वही जिस दिन शुरू हुई लड़ाई, दुनिया में हर कोई जान रहा था कि ईरान की हार होगी, हर कोई, और हर किसी को पता था कि अमेरिका इजराइल के संयुक्त ताकत के सामने ईरान कहीं नहीं है, तिनके की तरह बिखर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी क्षमता को देखते हुए, मतलब क्षमता को देखते हुए उसने रणनीति बड़ी अच्छी बनाई, और वो इजराइल को भी हिट कर सका जी। वो अरब देशों के इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को हिट कर सका, और उसने धमकी दी कि अगर हमारे खिलाफ युद्ध बंद नहीं हुआ तो हम वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाएंगे, हम पेट्रोल, जो कच्चा तेल का जो उनके पास जो ये है प्लांट्स हैं, उनको निशाना बनाएंगे। ये जो धमकी कारगर साबित हुई, काम कर गई। अब ये डोनाल्ड ट्रंप आया नेगोशिएट करने। भले ही वो कितना बोलते हैं कि देयर नेवी हैज गॉन, देयर एयर फोर्स हैज गॉन, दे डोंट नीड एयर फोर्स बॉस। एग्जैक्टली। उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी है, सक्षम है, और घुटने पर लाए हैं, कोई माने या नहीं, ठीक है, बर्बादी तो होनी ही थी, जो कमजोर है उसकी ज्यादा बर्बादी होगी, लेकिन ताकतवर को अगर आप बातचीत के टेबल पर ले आते हैं युद्ध के दौरान, तो ये भी आपका सक्सेस है। तो इस तरीके से भी भारत के साथ एक और अच्छी बात है जी। भारत के पास तकनीक हो या दोस्त हो या फिर यहां की सोसाइटी हो, लोकतंत्र होने की वजह से हमारे पास एक कांस्टेंट प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, पक्ष में हो या विपक्ष में बातचीत करते रहते हैं, और जब देश पे बात आती है तो सारे देशवासी एक हो जाते हैं। ये बहुत सारे देशों में नहीं होता जी। ये उनकी कमजोरी है। 3 चीजें आपको जंग जिताती है: देशवासियों की एकता, तकनीकी दक्षता और बेहतर रणनीति। यही करना है जी। तो पंकज जी, जैसा कि आपने बताया अभी कि पीओके मतलब पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान पाकिस्तान जो है उसको कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने ढेर किया था। पंकज जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे रूस और यूक्रेन के पास अभी सबसे ज्यादा ड्रोन्स हैं, तो जो भारत है वो अभी कितना सक्षम है इस ड्रोन वाली चीज के लिए? काम बहुत तेजी से हुआ है जी, क्योंकि सैनिक क्षमता की बात है, सब कुछ नहीं बताया जा सकता जी। लेकिन इतना जान जाइए कि मैंने बताया कि हमने सारी तैयारियां चीन को ध्यान में रखकर की है जी। आज अगर चीन चाहे कि वो भारत को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है तो वो नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान उसको हो जाएगा जी। बस इतना ही मैं कहूंगा। और पाकिस्तान पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बढ़िया है, पर वो हमारे टक्कर का देश नहीं है। अब आप है दुनिया की 4थी या 5वीं जो भी है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो है दुनिया की सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में से एक। वो अपने जनता को खाना नहीं खिला पा रहा है, और आप 38,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप ब्रह्मोस बेच रहे हो, वो चाइना से खरीद रहा है जी। और खरीद नहीं रहा है, विथ हाई इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है जी, तो जी। उस देश के बारे में क्या बात करना, मतलब मुझे तो कभी भी पाकिस्तान से तुलना पसंद नहीं आता, और पाकिस्तान कुछ है भी नहीं। भारत के यूपी राज्य के आसपास है, गरीबी में यूपी से ज्यादा है, बोली में यूपी से भी ज्यादा है, बोली खूब है उसका, बोलने के लिए उनको खूब बोल दीजिए, कुछ भी बोल देंगे, इंशाल्लाह हम अमेरिका को हरा देंगे, तो हम रूस को दफन कर देंगे, तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, पर वो सिर्फ बकवास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ निकल कर आती है, आने वाले युद्ध हथियारों की संख्या से ज्यादा तकनीक की गति और समझ पर आधारित होगा। ड्रोन, जिसे जनरल द्विवेदी ईगल ऑन द आर्म के रूप में देखते हैं, सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि हर सैनिक की आंखों और सोच को विस्तार से देने वाला माध्यम बन सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी भी आधुनिक सैन्य रणनीति की सफलता
केवल तकनीकी पर ही नहीं बल्कि प्रशासन और अनुशासन और उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। दुनिया के मौजूदा संघर्षों, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, अन्य क्षेत्रीय तनाव हो, ये दिखा दिया है कि ड्रोन युद्ध क्षेत्र की दिशा बदल सकते हैं। ऐसे में भारत भी अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार आधुनिक बना रहा है ताकि भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए वो हमेशा तैयार रह सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।